अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आवर और मैं हूं बतूल राजपूत। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे मौशी सूरत हाल के बारे में। एक तरफ IMF के साथ डील बहुत अनसर्टन है। 10 तारीख को ये हुकूमत बजट पेश करना जा रही है और बजट के हवाले से जो टारगेट्स सेट किए गए हैं, क्या वो शॉर्ट टर्म प्रैक्टिकल मैयज़ हैं, इस हवाले से भी बात करेंगे। और लोड शेडिंग का मसला बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो उसकी जो भी वजूहात रही हैं, लेकिन इस वक्त एक ही तबका है जो बहुत ज़्यादा पिस रहा है और वो आवाम है। क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए इस गवर्नमेंट की? कुछ लोग ये भी तज्जिया कर रहे हैं कि ये गवर्नमेंट जो भी इकदाम ले रही है वो इलेक्ट्रोल कैंपेन ज़्यादा लगती है, इलेक्ट्रोल बजट ज़्यादा लगता है, इलेक्शन बजट ज़्यादा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि इनके पास कोई शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी है। मुझे इस वक्त ज्वाइन किया है इम्तियाज़ आलम साहब ने। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ आलम साहब मुझे ज्वाइन करने के लिए। सर, आप मुझे बताइएगा कि रिसेंटली भी अभी खबर सामने आई कि 160 नई स्कीम्स PSDP के तहत शामिल की गई हैं, जिसमें 2.2 ट्रिलियन अगले साल शामिल किए जाएंगे डेवलपमेंट प्लान में। और मेरा ख्याल है ये फेक न्यूज़ है या ये खुद फेक न्यूज़ चला रहे हैं। इतने पैसे नहीं हैं इनके पास, तो बमुश्किल 400-500 अरब का PSDP पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम होगा। 60 अरब रुपए ये देंगे MNS को स्कीमों के लिए। इतना बड़ा 6500 अरब रुपए का। सर, ये तो शहबाज राणा साहब की स्टोरी है जो मैंने कोट की है। राणा साहब की स्टोरी, मेरा ख्याल है कि वो जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं और जो आइंदा ये लाएंगे, ये लॉन्च कर देंगे और ये कोई 4 साल 5 साल में मुकम्मल कर सकेंगे। इनके पास तो पैसे नहीं है, कहाँ से राणा साहब या मुफ्ती इस्माइल खान पैसे पैदा कर देंगे। आई रिस्पेक्ट राणा साहब एज ए वेरी टॉप रिपोर्टर, लेकिन मुझे तो इनके पास वो नजर ही नहीं आते, पैसे कहाँ से लाएंगे इतने। उन्होंने तो सिर्फ रिपोर्ट किया कि दिस इज व्हाट गवर्नमेंट इज प्रपोजिंग। गवर्नमेंट में भी प्रपोजिंग के भाई टू शो कि हम बड़ी डेवलपमेंट प्रोग्राम लाने जा रहे हैं, लेकिन अगले 5 साल में मुकम्मल होगा। फिर उसके बाद क्या होगा? कुछ पैसे उसमें लगा देंगे, तख्तियां लगा देंगे, लेकिन पैसे नहीं है। जी, तो इम्तियाज़ आलम साहब, इसका मतलब है कि वो सिर्फ इलेक्शन में अपने वोटर को सेटिस्फाई करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। नहीं, इलेक्शन के पास तो इन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है वोटर को। अब देखिए, ये तेल मजीद महंगा होगा, बिजली मजीद महंगी होगी, इनका अगर इन्होंने इनकी फिस्कल टाइटनिंग होगी, बजट में से बहुत सारे पैसे काटने पड़ेंगे। जो बड़े बड़े मोटे आइटम्स हैं जैसे डेट सर्विसिंग है, यानी कर्ज की अदायगी, उसके लिए इन्हें पैसे देने ही होंगे। भले जहां से लाएं कर्ज लेकर देंगे। फौज को देने के लिए नहीं होंगे पैसे, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पे खर्च करके लिए नहीं होंगे। लेकिन इम्तियाज़ आलम साहब, इस वक्त जो प्रपोज किया गया है, फॉर एग्जांपल हफ्ते की छुट्टी को प्रपोज किया गया है, 40% ईंधन के कोटे को ख़त्म करेंगे, बैरून मुल्क आप इलाज करवाने नहीं जा सकते, किसी भी तरह की गाड़ियाँ इम्पोर्ट नहीं कर सकते, वफाक वज़रा को 50% सिक्योरिटी वापस करनी पड़ेगी, और इसके अलावा जो मीटिंग्स हैं वो वर्चुअली करें, बिजली कम इस्तेमाल करें। तो आपको नहीं लगता कि ये एटलीस्ट बेहतर प्रपोजल्स हैं शॉर्ट टर्म के लिए? भाई, ये दिखाने के लिए हैं, ये सिंबॉलिक हैं, रस्मी हैं। इनसे कितने पैसे बच जाएंगे? 10 अरब, 50 अरब। पाकिस्तान का बजट खसारा इमरान हुकूमत छोड़ के गई है 6500 अरब, यानी 6 अरब 500 अरब। आपकी जो सब्सिडी समेत जो सर्कुलर डेट है वो 2700 अरब रुपए है। अब आपका गैस का भी 400 अरब रुपए है। आपका तेल जो है PSO का खसारा 1500 अरब रुपए है। ये मिला के 10 खरब रुपए, और आपका टोटल बैरूनी कर्जा 54 खरब हो गया है। और इसमें आप देख ले कि ये मुल्क क्या करेगा। अच्छा, मुफ्ती इस्माइल साहब कहते हैं कि हमने तो आपको अगले साल 27 अरब डॉलर चाहिए। जी इम्तियाज़ आलम साहब, एक सवाल करने का मौका दें। मुफ्ती इस्माइल साहब कहते हैं कि हमें तो 300 रुपए लीटर पेट्रोल करना पड़ता, जो हालात PTI छोड़ के गई थी, हमने तो फिर भी कम किया। उनकी बड़ी मेहरबानी है। उसकी वजह यह है कि वो टैक्स नहीं लगा रहे, जो तेल आलमी कीमत पे मिल रहा है वही देने जा रहे हैं। ये तेल की कीमत मजीद बढ़ाएंगे, ये डीजल की कीमत मजीद बढ़ाएंगे, ये गैस की। अब इन्हें अगर कतर से मिल जाएं 3 अरब डॉलर गैस की खरीदारी के लिए और 2 अरब डॉलर मिल जाएं, जो मेरा ख्याल है कि मिलने जा रहे हैं, और IMF से इनका प्रोग्राम बन गया, फिर चीन से भी 3 अरब मिल जाएंगे, इस तरह UAE से और सऊदी अरब से
तो फिर इनका ये जो करंट अकाउंट जो क्राइसिस है, ये बैलेंस ऑफ जिसे कहते हैं तवाज़ुन अदायगी का बहरान, वो काफी हल हो जाएगा 1 साल के लिए। अगले साल फिर ये मुसीबत होगी। मेरी ये फोरकास्ट है कि पाकिस्तान की हर हुकूमत एक नई मुश्किल में रहेगी, पिछली हुकूमत से ज्यादा अदम इस्तेकाम का शिकार होगी और अवाम को रिलीफ देने के लिए जो खैरात देते हैं, अब आप बताएंगे 2000 रुपए से क्या बनेगा आदमी का, जबकि महंगाई की शरह 20% के करीब है। लेकिन इम्तियाज आलम साहब, आप ये बताएं एज अ थर्ड पर्सन के इनके पास और ऑप्शन भी क्या था? फॉरेन इलेक्शंस भी तो नहीं करवा सकते, इलेक्शन कमीशन ने अपना वक्त मांग लिया, इन्हें कुछ तो स्ट्रेटजीज बनानी थी। अब आ ही गए थे, वो भी गलत फैसला था कि ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट को भेजना, तो ये क्या करते? आई थिंक दे वर लेफ्ट विद नो ऑप्शन। देखिए, ये अगर इमरान खान की हुकूमत होती तो वो भी यही फैसले करती। जो फुर्ती दिखाई थी तरीन साहब ने, वो माहिदा करके आए हुए थे, उन्हें ये सारा अब कुछ करना पड़ता जो ये कर रहे हैं। शौकत तरीन की और मुफ्ता इस्माइल की इकोनॉमिक फिलॉसफी और पॉलिसी जो न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स की है, वही चल रही है, वही चलेगी। अब ये चलते हुए शायद ये अपना जो IMF का पैकेज है जो आएगा, जो उसकी शराइत आएंगी, उस पर चलेंगे। इनकी अपनी पॉलिसी तो नहीं है, ये IMF की पॉलिसी है। ये इमरान खान भी वही कर रहे थे और ये भी कर रहे हैं। बाकी ये सियासी ड्रामाबाजी है, एक दूसरे पे इल्जाम लगाने। लेकिन आप ये समझते हैं कि इस वक्त गवर्नमेंट के पास एक अपॉर्चुनिटी है ये शो करने के लिए कि वो बहुत सीरियस है स्टेटस को बदलने के लिए, ऐसा बैलेंस बजट ला सकते हैं वो? मेरा ख्याल है कि उन्होंने काफी रिस्क लिया है, वरना मुल्क डिफॉल्ट हो जाता। इस हिसाब से मैंने क्रेडिट दूंगा कि इन्होंने सख्त फैसले किए हैं। मैं सिर्फ इनसे एक मुतालबा करता हूं कि महंगाई का इनके बाप के पास भी कोई हल नहीं है, ना इसाक डार के पास है, ना इनके पास है, ना किसी और के पास है। उसका हल सिर्फ यही है कि जैसे कि कह रहे हैं 40,000 रुपए अब मिनिमम आमदनी पे हम 2,000 रुपए देंगे, तो क्यों नहीं ये तनख्वाहें और कम से कम उजरत 40,000 रुपए कर देते। दुनिया भर में अफराद ज़र का इसके अलावा कोई इलाज नहीं है, इनके पास भी नहीं है। वो सिर्फ ये है कि जो लोगों की कुव्वत खरीदारी कम हो जाए और तो उजरत भी उसी हिसाब से कम हो जाती है। आप ये कह लें कि जब रुपए की कदर कम होगी तो उससे आपकी जो कुव्वत खरीद है वो भी कम हो जाती है। लिहाजा कम इम्तियाज आलम साहब, एक और जाविये से मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ। आपने देखा कि कुछ रिटायर्ड फौजी अफसरान की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और फिर उन्होंने सवालात के जवाबात भी नहीं दिए। फिर सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी तस्वीर भी हैं कि उनमें से कुछ लोग प्रॉबेबली उसके बाद या उससे पहले इमरान खान से भी मुलाकात कर चुके हैं। ब्रिगेडियर बिल्ला साहब के साथ भी एक तस्वीर थोड़ी देर पहले सर्कुलेट करी थी, मैंने देखी। व्हाट डज दैट मीन टू यू? इज देयर गोइंग टू बी अ न्यू सपोर्ट हब फॉर इमरान खान? ये लोग वो दबाव डाल रहे हैं फौज पे, जो इमरान खान कह रहे हैं कि फौज न्यूट्रल होने के बजाय उनकी इमदाद करे, उन्हें वापस लाए। ये भी वही कह रहे हैं। उनकी हुकूमत क्यों निकाली? वो फौज ने निकाली या अदम एतमाद से निकली? अगर उन्होंने निकाली, उनकी न्यूट्रलिटी की वजह से निकली है, तो अगली हुकूमत चाहती है कि न्यूट्रलिटी की बजाय उनकी हुकूमत को इस्तेकाम दिया जाए। ये सारा पूरी की पूरी सिविलियन जमातें जो हैं, पोलिटिकल जमातें, ये गिर गई हैं अपने कदमों पे और चाहती हैं फौज को सियासत में मुदाखलत करने के लिए। अगर सियासत से फौज दूर रह रही है तो बड़ी अच्छी बात है, यही उनकी आईनी जिम्मेदारी है। ये जो लोग फिर रहे हैं रिटायर्ड, इन सब की तफ्तीश होनी चाहिए, इनके जराए आमदनी की। इन्होंने जो जमीनें ली हैं, आप कहते हैं कि एक कोर कमांडर जो है वो 4-5 अरब रुपए में पड़ता है। ये क्या तमाशा है? हर चीफ जस्टिस आप देख लें, सुप्रीम कोर्ट के जज की तनख्वाहें कितनी है? 15-15 लाख रुपए हैं। वो 5-5 लाख रुपए में गुजारा क्यों नहीं कर सकते? उनकी पेंशनें भी 15-15 लाख रुपए हैं। हर इदारे ने अपनी तनख्वाहें मुकर्रर की हुई है। ये इस मुल्क पे इन्होंने जो बोझ डाला हुआ है वो एक छोटी सी मईशत है, नहीं 10 नगर कर्ज खार मईशत, उस पर आपने एक ह्यूज रियासती बिल्डिंग और सुपर स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है, वो उठा ही नहीं सकती। ये पाकिस्तान का परमानेंट क्राइसिस है। पाकिस्तान इससे नहीं निकल सकता जब तक सारे एलीट कैप्चर खत्म ना हो और ये जो इदारे भारी भरकम बने हैं इन्हें कट डाउन टू साइज ना किया जाए हमारी इकोनॉमी में। ठीक है, बहुत शुक्रिया इम्तियाज आलम साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हमें ज्वाइन कर रहे थे। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं।
प्रोग्राम में खुश आमदीद। इस वक्त मुझे ज्वाइन किया शकील रामे साहब ने, इकोनॉमिस्ट हैं। शकील रामे साहब, हमारे जो मेहमान हैं वो हमें ज्वाइन भी नहीं कर पा रहे वीडियो लिंक पे, क्योंकि कहीं बिजली नहीं है तो कहीं बिजली कम है, आपके पास भी बिजली नहीं है, तो ये मसला क्या है? यहीं से शुरू कर लेते हैं कि इतना ज़्यादा शॉर्टफॉल क्यों हो गया है, सप्लाई में इतना डिफरेंस क्यों आ गया? देखिए, एक तो जो हमारी कंजम्पशन है हर साल बढ़ रही है। इसमें देखें, अभी हमने पिछले साल में देख लें कि कितने होम अप्लायंसेस जो हैं कि वो बिके हैं, कि जिसमें हमें एयर कंडीशन की भी बात कर सकते हैं, रेफ्रिजरेटर्स की बात कर सकते हैं, दूसरी चीज़ों की। ऑन टॉप ऑफ दैट बेशक अभी बहुत थोड़ी हैं कि हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी यानी कि मार्केट में इंट्रोड्यूस करवा दिया है। तीसरी जो चीज़ है कि जो अभी पीटीआई गवर्नमेंट और नून लीग की गवर्नमेंट में दोनों में अभी डिफरेंस चल रहा है, तो जो पीएमएलएन की गवर्नमेंट कह रही है कि टाइम पे माहदे नहीं किए गए, जिसकी वजह से हमें जो फ्यूल है वो टाइम पे नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से हमें भी इलेक्ट्रिसिटी का क्राइसिस नज़र आता है। इसमें जो तो तीसरी और सबसे अहम डिमेंशन है अभी यानी कि हमारे ट्रांसमिशन लाइंस का। अभी बहुत हद तक हमने चाइना के साथ मिलके इसको मटियारी की जो कि लाइन बनी है, इससे एक और बनी है, तो हमने कुछ इश्यूज़ को सॉल्व किया है ट्रांसमिशन में भी, मगर अभी भी हमें ट्रांसमिशन में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए। स्पेशली कि जो हमारा एग्जिस्टिंग ट्रांसमिशन का सिस्टम है उसकी एफिशिएंसी बड़ी लो है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कास्ट होती है। एक तो जो इकोनॉमिक कास्ट है, फिर ये जो सोशल कास्ट है, जब इलेक्ट्रिसिटी आते हैं यानी कि फ्लक्चुएट करती है, उसका भी हमें प्रॉब्लम नज़र आता है। लेकिन शकील साहब, हम जब भी इस मसले को समझने की कोशिश करते हैं तो एटलीस्ट एज ए जर्नलिस्ट, एज ए स्टूडेंट, आपको मैनेजरियल इशूज़ ज़्यादा नज़र आते हैं, मैनेजमेंट क्राइसिस ज़्यादा नज़र आता है, थेफ्ट ज़्यादा नज़र आता है। नहीं, आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं। हमारा जो गवर्नेंस का इशू है वो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी नहीं, हर जगह नज़र आ रहा है हमें। जिस तरह हम ये बात करते हैं कि यानी कि ट्रांसमिशन लाइन में जो उनकी जो एफिशिएंसी बड़ी लो है, ये प्योरली एक टेक्निकल और गवर्नेंस इशू है। अगर इस पर हमने टाइम पे इन्वेस्टमेंट की होती तो यहाँ पर हमें बहुत सारे मसाइल ना नज़र आ रहे होते। अभी जो मतलब मैंने ना 2-1.5 साल पहले मैं एक रिपोर्ट देख रहा था सेनेट की, इसकी पार्लियामेंट की, जिसमें ये इंडिकेट किया गया था कि पर ईयर हमें कितने लॉसेज आ रहे हैं इसकी वजह से, यानी कि थेफ्ट की वजह से और एफिशिएंसी लॉसेस की वजह से। तो अराउंड अबाउट मेरे ख्याल से 300 से 400 बिलियन रुपीज़ का जो लॉस था हमें हर साल बियर करना पड़ रहा था। अगर हम इसको मद्देनजर रखें तो हमारा सर्कुलर डेट भी जो बढ़ रहा है, एक तरफ तो हमें जो कि कैपेसिटी चार्जेस देने पड़ते हैं इनके आईपीपीस को, वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। दूसरी तरफ जो कि हमें बेशक इसको हम 200 पे कर लें, 300 पे कर लें बिलियंस पे, तो ये एक बहुत बड़ा लॉस है हमारे। शकील रामे साहब, यहाँ पे मैं आपको रोकूंगी, मुझे आपकी ओपिनियन इस पे चाहिए कि ये सजेशन बहुत ज़्यादा बार बार डिस्कस हो रही है कि आप 4 दिन काम कर लें। हमने बरतानिया में इसका इम्प्लीमेंटेशन देखे, इसका आइसलैंड में देखिए इसकी इम्प्लीमेंटेशन। ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच है। बरतानिया में तो रिसेंटली शुरू हुआ है कि आप 4 दिन काम करें और 3 दिन छुट्टी करें। इस तरह की पॉलिसी पाकिस्तान में भी इम्प्लीमेंट होके हम क्राइसिस से निकल सकते हैं? देखिए, ये डिपेंड करता है कि अगर हम उस छुट्टी को यूटिलाइज कैसे करते हैं। अभी जो कोविड के दरमियान हमने देखा लोगों ने वर्क फ्रॉम होम किया, जिस पे यानी कि अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो उन्होंने बड़ा एफिशिएंटली इसको डिलीवर किया। गवर्नमेंट के ऑफिस भी चलते रहे। अब हाल तो कि हमारा यहाँ पर एक हाइब्रिड सिस्टम था कि हमने कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ नहीं गए, हमने इसको क्या कहते हैं हाइब्रिड सिस्टम किया हुआ था। उसमें हमें उसका जो सिस्टम तो चलता रहा। अब बात ये नहीं है कि हमने कहाँ बैठ के काम करना, बात ये है कि क्या आपके इंस्ट्रूमेंट्स इतने स्ट्रांग हैं कि आप इसको इंश्योर कर सकें बेशक आप घर बैठे हैं या ऑफिस आ रहे हैं तो काम हो रहा है। एक चीज़। दूसरा चीज़ हमें देखना पड़ेगा किन चीज़ों में घर बैठ के काम हो सकता है, किन में नहीं हो सकता। मतलब जिन लोगों का जो कि पब्लिक डीलिंग है वो तो घर बैठ के काम नहीं कर सकते। मतलब मिनिस्ट्रीज़ में तो ये मुमकिन है बहुत सारी जगह पे जहाँ पर हो सकता हो, मगर यहाँ पर यानी कि इंटरेक्शन है। क्या हमारे पास वो सिस्टम अवेलेबल है कि जिसकी वजह से हम ये कह सकते हो कि यानी कि सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा, मतलब पेपरलेस सिस्टम है। अगर आपने कोई एप्लीकेशन दिया है कि एप्लीकेशन की मंजूरी के लिए किसी बंदे का डेस्क पे बैठना ज़रूरी है कि जहाँ कि वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के थ्रू ही वो एक्सेप्ट हो जाएगी, या किसी बंदे ने कोई परमिशन सबमिट किया है, कोई लाइसेंस सबमिट किया है, या कोई टैक्स ट्रांजेक्शंस की बात कर रहा है, इस तरह की सारी चीज़ें हैं। अगर तो हमारे पास वो सिस्टम है तो मेरा नहीं ख्याल करता इस पर कोई फ़र्क पड़ेगा, आप घर बैठ के भी काम कर लें। मगर अगर सिस्टम नहीं है तो ये हमारे लिए मेरा ख्याल करता बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी पैदा होगी। ये जो नया बजट आ रहा है, ये आपको एक आम आदमी का बजट लगता है या IMF का बजट लगता है? देखें, ये तो मुझे अभी जो अब ऑनेस्टली पूछे, मुझे लगता है ये हम प्लानिंग कर रहे हैं किसको कितने पैसे वापस देने और किससे कितने मांगने हैं। अभी हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं बहुत ज़्यादा कम हैं, हमें इसको मानना चाहिए। और इसमें रहते हुए अगर हम कहते हैं कि इसको यानी कि प्रोपोर ना भी करें, इसको हम गुर्बत गरीब लोगों के ख़िलाफ़ ना बनाए तो बहुत बड़ी कामयाबी होगी।
इसके लिए यानी कि हम कोई नए किस्म के टैक्सेस को इंट्रोड्यूस ना करें, और जिस तरह हम पे IMF का प्रेशर है कि आप टैक्सेस को इंट्रोड्यूस करें, टैक्स रेट्स को बढ़ाएं, अगर हम उसको रेजिस्ट कर पाते हैं। दूसरी चीज़ यह है कि जो कमोडिटी प्राइसेस है, देखिए कमोडिटी प्राइसेस है वो सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। अब जो इंटरनेशनल मार्केट चल रही है, जिस तरह की अभी हमने यानी कि ऑयल खरीदना होता है, कुकिंग ऑयल जो है हम इंपोर्ट करते हैं, जैसे डॉलर बढ़ता है और जब ऑयल की कीमत बढ़ती है तो हमारे पास तो दोहरा हिसाब पड़ जाता है। इसी तरह जो कि हम गंदम खरीदते थे यूक्रेन से और रशिया से, उसमें भी प्रॉब्लम है। और जो गंदम में जो भी तीसरा प्रॉब्लम आएगा हमें, जिसको हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे, इस साल क्लाइमेट चेंज की वजह से जो कि वीट का ग्रेन था जिसको हम दाना कहते हैं, वो पूरी तरह डेवलप नहीं हो सका। जब वो डेवलप नहीं हो सका तो आपकी प्रोडक्शन कम होगी। अभी जो उसके एस्टिमेट रिवाइज होंगे नेक्स्ट में जाके तो हमें उसमें उसका इम्पैक्ट नजर आना शुरू होगा। ये कुछ सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स की बात हो रही है कि आने वाले बजट में 36 बिलियन एटलीस्ट अगर इस पर स्पेंड किया जाए तो ये बेहतर होगा, ये पॉसिबिलिटी है। तो ये एक सजेशन आप समझते हैं कि गवर्नमेंट के पास इतनी इनकम है या वो ऐसे प्रोग्राम्स को मज़ीद परसू कर सकते हैं? देखिए, सोशल प्रोटेक्शन जो प्रोग्राम होते हैं वो शॉर्ट रन के लिए होते हैं। हमारे सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स की पहले तो कोई सम्मत नहीं है कि हमने क्या करना है। अभी हमने जो बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम चला रहे थे या असास प्रोग्राम चला रहे थे, हमने पूरी कौम को बकारी बनाने का ठेका लिया हुआ है। आप जो देखें ना कि उनके PTI गवर्नमेंट भी बड़ा कहती है कि हम 12,000 दे रहे थे, 12,000 के अगेंस्ट आप उनको क्या कह रहे थे कि वो काम में करें कि या घर बैठ के खाएं। देखिए, पैसा जितना मर्जी अगर आप घर बैठ के खाने के आदी हो जाए ना तो आपको उसका यानी कोई फ़ायदा नहीं होता। आप गरीब लोगों को दें, कैश ट्रांसफ़र सिर्फ उन लोगों को करें जो काम ना कर सकते हों, या बहुत बूढ़े हों, डिसेबल हों या बच्चे हों। बाकी लोगों को आप कहेंगे कि हम आपके लिए प्रोटेक्शन का प्रोग्राम है मगर आपको इसके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। उनसे छोटे मोटे काम करवाएं उनकी इस्तात के मुताबिक। इसमें आपको ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत आपकी इकानमी के रिवाइव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब आपके पास जो ज़मीन पड़ी हुई है कि बंजर पड़ी खाली पड़ी हुई है, उसमें लगाने की कोशिश करें स्किल लेबर को, इस दूसरी को। अब सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम हम देखते हैं कितना बड़ा दे पाते हैं जी, इनकी किटी कितनी है, मगर जाहिर बात है ये ऐसी चीज़ें जिस पे IMF और दूसरों को कहा जा सकता है कि हमें जी इसमें ये हमने इन्वेस्टमेंट करनी है तो उस पर जारी के ये हमें मिल जाता है। मगर यहाँ पर एक चीज़ बतूल मैं जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जो सब्सिडीज़ हैं अगर आपने लोगों को देनी है तो उसको टारगेट करें, टारगेटेड सब्सिडी दें। जो ब्लैंकेट सब्सिडी है, मतलब आपको मिसाल देता हूँ कि एग्रीकल्चर की जब कह रहे थे यूरिया बोरी की बात कर रहे थे, हमने लास्ट गवर्नमेंट कह रही थी हमने 1,000 का ये दे दिया। अब मुझे बताएं कि एक हमारे जो कि ऑलमोस्ट 3 मिलियन जो लोग हैं जो फार्म है वो लेस देन 2.5 एकड़ है। वो लोग तो सर्वाइव पे हैं, वो तो 2,000 अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर आपने सब्सिडी देनी है खाद पे तो उनको मुफ्त दें। जो बड़ा फार्मर है तो आने वाले बजट में आपको ये इंक्लिनेशन नजर आ रही है जनरल सब्सिडी से टारगेटेड सब्सिडी? आपको लगता है ये होगा और एग्रीकल्चर में इरिगेशन के ऊपर, पंप्स के ऊपर, यूरिया के ऊपर ये देंगे? मुझे नहीं लगता। अभी ये जो बात तो बड़ी करते हैं मगर बात वही होती है कि हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा सब्सिडी एलीट क्लास खा रही है, चाहे वो मराद के नाम पे हो, चाहे वो इस तरह की सब्सिडियों में 2 रुपए की रोटी या हो, या इस तरह की बात करते हैं, या ये इस तरह की बात करते हैं कि ये जो यूरिया की खाद पे थी या एग्रीकल्चर सेक्टर को देती हैं, तो ये जो गरीब के नाम पे ये बड़े खाते हैं। एक चीज़, दूसरा एग्रीकल्चर सेक्टर की जब स्पेसिफिकली हम बात करते हैं, जो छोटा फार्मर है वो तो टैक्स दे नहीं सकता। मतलब 12.5 एकड़ तक जो हमारी फार्मर है जिनकी ज़मीन है वो ऑलमोस्ट 90% है, वो टैक्स नहीं दे सकता। मगर होता क्या, जो बड़ा फार्मर है वो छोटे फार्मर के नाम पे खाता है। लेकिन क्या वजह कि प्रपोजल बार बार आता है टारगेटेड सब्सिडी करें? अभी मुफ्ता इस्माइल साहब भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि मुझे शहबाज शरीफ ने कहा कि पहले गरीब को रिलीफ दो फिर बिजली बढ़ाने की बात करना। उन्होंने कहा मैं सिर्फ कुछ माह के लिए बिजली बढ़ा रहा हूँ, फिर शहबाज शरीफ ने थोड़ा जज्बाती होकर कहा कि नहीं तुम 1 साल के लिए बढ़ा दोगे। तो वेयर इज़ द कन्फ्यूजन हेयर? आपको अगर आपको बढ़ानी है प्राइसेस लेकिन आप उसको गरीबों पे नहीं बढ़ाना चाहते, टारगेटेडली बढ़ाना चाहते हैं, तो आप कर क्यों नहीं पा रहे? इसमें मुश्किल क्या आ जाती है? क्या ये प्रोसीजरल है? इसमें क्या प्रॉब्लम है? देखें, जब IMF के पास आप होते हैं तो IMF आपको डिक्टेट करती है, वो कहती है आपने सब्सिडी सारी ख़त्म कर दी, नंबर 1। नंबर वो कहते हैं जी कि जनाब आप जो टैक्स है इसके रेट बढ़ाएं, मिडिल क्लास पे इन पे वो बढ़ाएं, कॉर्पोरेट सेक्टर को आप इसका करें टैक्स रेट कम कर दें। अब देखिए, ये सारा जो सिनेरियो होता है इसमें गवर्नमेंट फंस जाती है, चाहे ये गवर्नमेंट हो चाहे कोई और गवर्नमेंट हो। अब इससे निकलने का तरीका ये होता है कि आपने अपने रेवेन्यूज़ को डाइवर्सिफाई करना होता है। सिर्फ टैक्स पे आपने डिपेंड नहीं करना होता, आपने नॉन टैक्स पे भी डिपेंड करना होता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू पे भी।
नॉन टैक्स रेवेन्यू का सबसे बड़ा जो होता है वो रेवेन्यू होता है जिससे आपकी पॉकेट भरती है, गवर्नमेंट की पॉकेट भरती है, वो है स्टेट ओन इंटरप्राइजेस। आप देखिए चाइना का इस साल जो कि बजट जीडीपी था, यानी कि टोटल इकोनॉमी का साइज था, वो था 18.1 ट्रिलियन। उसमें 32% जो था स्टेट ओन इंटरप्राइजेस का था। और चाइना की काफ़ी सारी स्टेट ओन इंटरप्राइजेस ग्लोबल फॉर्च्यून जो कि 500 है उसमें है, बल्कि टॉप 10 में अब आ गई हैं। तो वो इस तरह है, मगर उसको चलाते कैसे हैं, वो सिर्फ कारोबार की बेसिस पे चलाते। लेकिन आप इसमें रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्सेस देख रहे हैं, आपको ये तो आप ये तो कह रहे हैं कि टारगेटेड सब्सिडी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा आपको, लेकिन डू यू थिंक दैट द टैक्सेस विल बी डन? अगर तो हम इसको बात करें जो कि हमारा माहदा है IMF के साथ, तो रैशनलाइज जो होगा वो कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए होगा, जो कि यानी कि मिडिल क्लास के लिए, गरीब के लिए वो रैशनलाइजेशन मुझे नजर नहीं आ रही टैक्स की। हाँ, उसमें हो सकता है जिस तरह अभी पिछले दिनों ये चल रही थी बात कि शायद जो सैलरी क्लास है, जो मिडिल क्लास है, उस पर टैक्स बढ़ा दिया जाए। अगर वो टैक्स बढ़ता है वो तो एक और एक किस्म का इन्फ्लेशन हो जाएगा। एक साइड पे प्राइसेस बढ़ गए, दूसरी तरफ से आपकी इनकम कम होगी, और जब इनकम कम होगी इसका मतलब है कि आप पे दोहरा बर्डन बढ़ जाएगा। अब देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट इसको कैसे प्ले आउट करती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे। नाज़रीन, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। प्रोग्राम में खुश आमदीद नाज़रीन। इस वक्त में ज्वाइन किया मियां अब्दुल मन्नान साहब ने, रहनुमा मुस्लिम लीग नून है। मन्नान साहब, ये बताइएगा कि आप लोग ये बड़े बड़े फिगर्स रख रहे हैं 160 नई स्कीम्स के लिए, 2.2 ट्रिलियन डेवलपमेंट बजट के लिए, अगर आप ये रख रहे हैं, ये खबरें सामने आ रही हैं, तो आपके पास इतना पैसा किधर से आ रहा है? ये देख के ऐसा लगता है कि आप इलेक्शन बजट बना रहे हैं कि आपका वोटर आपसे खुश रहे, लेकिन आपके पास शॉर्ट टर्म कोई रिलीफ नहीं है देने के लिए। मेरी बात सुने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये शॉर्ट टर्म या जून तक नहीं है, ये अगले साल का बजट है। पूरे साल में हर बजट में ये फिगर्स बनते हैं कि इतना एस्टिमेट रेवेन्यू आएगा, इतना एडमिनिस्ट्रेशन पे लगेगा, इतना डिफेंस पे लगेगा, वो तो सारे फिगर बन रहे हैं ना। नहीं, लेकिन ये कुछ खबरें भी सामने आई हैं, मैं चाह रही हूँ आपसे कुछ शेयर करूँ। मैं कुछ और आपसे बात कर रही हूँ कि 5 बिलियन आपने अनअप्रूव्ड यूथ लैपटॉप के लिए निकाला है, डेरा इस्माइल खान के लिए पैकेजेस आपने निकाले हैं 57 बिलियन के, लाड़काना डिस्ट्रिक्ट के लिए निकाले हैं, और ये कैसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको करने की कोई इमरजेंसी नहीं है, और ये 1100 प्रोजेक्ट 6.4 ट्रिलियन के PSDP के तहत किए गए हैं। इनकी एलोकेशन 800 बिलियन भी आती है, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इसकी कमिटेड भी नहीं की कि कितने पैसे देंगे, लेकिन फिर भी ये प्रोजेक्ट्स परसू किए जा रहे हैं। तो ये आप इतनी जल्दबाजी में क्यों कर रहे हैं? आपके पास जो टाइम है वो सारा 1 साल भी नहीं है, शायद अप्रोक्सीमेट 1 ईयर है, और आप है वो इसी 1 साल में कि एक बजट में ही करना है। जी, मुझे बताइएगा कि आप लोग PSDP के तहत बजट एलोकेट कर रहे हैं, और जिस तरह की स्कीम्स आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, लैपटॉप की स्कीम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, डेरा इस्माइल खान में एक पैकेजेस इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, लाड़काना में, लेकिन जो उनकी हैसियत है वो ऐसी नहीं है कि वो फौरी तौर पे वो प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए, उस पर एक तनकीद आ रही है। तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा लगता है कि आप इलेक्शन बजट लेके आ रहे हैं, आप आवाम को रिलीफ देने के लिए एक रेगुलर बजट नहीं लेके आ रहे। नहीं, रेगुलर बजट लेके आ रहे हैं। मैं आज फैसलाबाद में हमने तकरीबन 40 स्टोर चेक किए हैं जहां हम सस्ता आटा, सस्ती चीनी, सस्ता घी दे रहे हैं, और लोगों की लाइनें लगी हुई हैं। और अल्लाह के फजल से आज हमने फैसलाबाद शहर में 4000 बैग आटे का दिया है, घी का 4000 यूनिट दिया है, वो चल रहा है इंशाल्लाह। जब महंगाई को देखो, ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम हमारे गले लग गया था, और जो IMF के पिछले वायदे थे पिछली गवर्नमेंट के, अब लोगों को तो रिलीफ चाहिए। लोगों की महंगाई जो है वो बर्दाश्त से बाहर हो गई है, हम उस पे लगे हुए हैं। लेकिन मन्नान साहब, ये अब ये परेशान कौन हो गया है ना? पहले जब आपके वजीर ख़जाना बनते हैं तो वो कहते हैं कि बस 1 आध महीना सब्र करें फिर सब ठीक हो जाएगा, फिर वो कहते हैं कि फिर शहबाज शरीफ आप अपनी तकरीर में ऐलान करते हैं कि आपकी तनख्वाहें बढ़ने वाली हैं, मिफ्ताह इस्माइल साहब कहते हैं माशें बढ़ी थी नहीं बढ़ा सकते। तो आप तो किसी होमवर्क के साथ ही नहीं आए। नहीं, होमवर्क के साथ तो हर गवर्नमेंट कहती है, जो पिछले 4 साल रहे वो भी कहते थे कि हम होमवर्क के साथ नहीं आए। बात ये है कि इस वक्त सबसे ज्यादा मीडिया बेहतर जानता है कि जिस किस्म के क्राइसिस में डाला गया है, बिजली के यूनिट मंजूर हैं, फ्यूल नहीं है, हर चीज मंजूर है, आपके पास वसाइल नहीं है,
आप हर चीज खरीद सकते हैं, लेकिन आपके पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं है। तो लेकिन अब आपकी ये हैसियत नहीं है कि आप शिकवा कर सकें। अब आपको ये सॉल्व करना है। शिकवा नहीं कर रहे, अब आपको ये सॉल्व करना है। नहीं, हमने मेहनत करनी है, हमने इसको दूर करना है, हमने लोड शेडिंग को कम करना है, हमने बाकी चीजों को जो मामलात आ गए हैं फाइनेंशियल उनको टेक केयर करना है। कैसे? इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे, आपको एक हफ्ते के बाद अच्छे रिजल्ट नजर आने शुरू हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे ये है कि आपके पास जो फॉरेन एक्सचेंज का क्राइसिस आ रहा है, तो इंशाअल्लाह ताला 2-3 दोस्त मुल्कों की तरफ से बढ़िया अच्छी खबरें आ रही हैं। वो मसला तो दोस्त मुल्कों ने हल कर दिया, आपने क्या किया? नहीं, हमने कहा था, हमने को डॉलर छापने थे। दोस्त मुल्कों की मदद से हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को ठीक करेंगे, आपकी इंपोर्ट ठीक होगी, आपके जो फॉरेन एक्सचेंज पे क्राइसिस आ रहा है, डॉलर पे जो बोझ आ रहा है वो कम होगा। लेकिन आम आदमी को नहीं फर्क पड़ता। आम आदमी को फर्क पड़ेगा ना जब आपकी इतनी महंगाई कम होगी। देखे ना, हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, वो पुरानी बातें करने का कोई फायदा नहीं। अच्छा, बिजली की लोड शेडिंग कब खत्म करेंगे? अभी खाकाना भाई साहब कह रहे हैं कि जल्दी 3 घंटे पे आ जाएगी लोड शेडिंग। मेरी सुने, अगले हफ्ते आपकी लोड शेडिंग इंशाअल्लाह ताला 3 से 4 घंटे के दरमियान रह जाएगी। और आपको लगता है कि 3 से 4 घंटे की लोड शेडिंग इतनी शदीद गर्मी में बर्दाश्त की जा सकती है? नहीं, लेकिन ये है कि वो मैं इतना बड़ा दावा नहीं कर सकता, झूठ नहीं बोल सकता, स्टेप बाय स्टेप कम होगा। लेकिन अगर आप ये कहें कि मौजूदा क्राइसिस के दौर में 100% लोड शेडिंग खत्म हो जाए, तो वो नहीं हो सकती। अगर रहेगी भी तो 2 घंटे के करीब जो है वो रहेगी अभी और 2-3 महीने। आपको नहीं लगता कि आपने आके ज्यादा मायूस ही किया है, क्योंकि आपने ज्यादा टॉल क्लेम्स कर दिए थे, पर आप उससे नहीं? बात यह है कि मायूसी तो जिस किस्म की है, जिस किस्म के आप भी देख रहे हैं कि जो IMF के मुआहदे आजकल सोशल मीडिया पे आम चल रहे हैं, क्या क्या उन्होंने कमिट किया था और क्या क्या वो हमें अब लेकर चलना पड़ेगा। लेकिन आपके पास कोई मुतबादिल तो नहीं है। ये IMF का कसूर नहीं है, ये पाकिस्तान के अपने इंक्लूसिव डिसीजंस का कसूर है मनान साहब। ये IMF का इतना कसूर नहीं जितना हमारा अपना कसूर है। 22 दफा अगर हम IMF के पास गए तो हम खुद गए हैं। IMF ने हमें इनवाइट करके तो नहीं बुलाया ना। जब हमारे पास अपना कोई मुतबादिल इंक्लूसिव पॉलिसी नहीं है तो बार बार आप लोग IMF के पास जाते हैं। इसमें ना आपका कसूर है ना इमरान खान का कसूर है, आप लोग होमवर्क ही नहीं करते। नहीं, बात यह है कि अब दुआ करें कहीं ना कहीं से तो आवाम के लिए बेहतरी निकल आए ना। ये अब बातें कि 22 दफा कौन गया है, कितनी दफा गया है, कौन सी गवर्नमेंट गई, कौन सी पार्टी गई। मुझे प्रोग्राम खत्म करना है, बस ये बता दें कि एक हफ्ते में कोई एक अच्छी खबर मिसाल देखिए। अच्छी खबर ये हो गई कि लोड शेडिंग इंशाल्लाह जैसे मैंने रिक्वेस्ट की है कि 3 से 4 घंटे में रहेगी और महंगाई इंशाल्लाह नीचे आनी शुरू हो जाएगी। चलें, बहुत शुक्रिया। होप ऐसा हो। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।